Hello everyone, welcome to ITLS Academy. The topic for today's lecture, today's question practice is Genesis and Evolution of FSSAI. This is part 1 of this particular topic. जैसे कि हम जानते हैं हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, तो उसी सीरीज में आज कुछ और क्वेश्चंस लेके आई हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. Question number 1. What is or are the mandate behind the establishment of FSSAI 2006? FSSAI 2006 के establishment के पीछे क्या रीज़न था, क्या सोच थी? आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर 1, to lay down science based standards for food articles. फूड आर्टिकल्स के लिए साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड बनाना. टू रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट. जो फूड हैं, फूड के मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और इंपोर्ट को रेगुलेट करना. ऑप्शन सी, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन. लोगों के कंजप्शन के लिए इजिली सेफ फूड की अवेलेबिलिटी कराना. या फिर चारों ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. अगर हम इन तीनों ऑप्शंस पे गौर करें तो जो बातें लिखी गई हैं वो हमें लगभग सही लगती हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम ही है कि वो सारी चीज़ों को रेगुलेट करे फूड से रिलेटेड, कि क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, सेफ है कि नहीं है. तो उस हिसाब से हमें ऑप्शन नंबर 4 सही लगता है और यही सही ऑप्शन है. ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. द मैंडेट ऑफ फूड अथॉरिटी इज लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import, as well as to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption. The FSSAI has been established under the Food Safety and Standards Act 2006. जैसा कि हम सब पहले ही क्वेश्चन कर चुके हैं इसके बारे में. And it is a consolidating statute related to food safety and regulations in India. FSSAI is responsible for protecting and promoting public health through the regulation and supervision of food safety. जो FSSAI है ये पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फूड के सुपरविजन के थ्रू. फूड पे ये पूरी निगरानी रखती है, रेगुलेशन रखती है, ताकि जो भी पब्लिक तक फूड पहुंच रहा है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो. आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2. टू सॉल्व द फूड प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री. देश की फूड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी. इनमें से कौन ज़रूरी है. ऑप्शन नंबर 1, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स. फूड ग्रेन्स का बढ़ा हुआ प्रोडक्शन और स्टोरेज. इजी एक्सेस ऑफ पीपल टू द फूड ग्रेन. लोगों तक फूड ग्रेन्स की आसान पहुंच. एंड पीपल शुड हैव मनी टू परचेज द ग्रेन. और लोगों के पास फूड ग्रेन्स को खरीदने के लिए पैसा. एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. तो अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट लगेंगे, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन भी है ऑप्शन नंबर डी. होता ये है भाई, तीनों ही पॉइंट्स करेक्ट क्यों हैं. ऑल दी 3 पॉइंट्स आर नेसेसरी टू सॉल्व द फूड प्रॉब्लम ऑफ अ कंट्री. तीनों किसी भी देश की अगर फूड की समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए जरूरी होंगे. Once the production and storage of grains is increased, एक बार जब storage और production increase हो जाता है, it will be easily available in the market for the people to buy. एक बार produce हो गया तो market में भी आ जाएगा, लोग खरीदेंगे.
These stored food grains have to be easily available in the market for the people to buy at a reasonable price. ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ है और बहुत हाई फाई दाम पे है, लोग उसको खरीद ही नहीं पा रहे हैं. कंज्यूमर शुड हैव मनी टू बाई द ग्रेन. लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए. सो इफ़ वी हैव एम्पल फूड ग्रेन इन द मार्केट, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी सप्लाई है, बहुत सारा फूड प्रोडक्ट है मार्केट में, बट पीपल डू नॉट हैव मनी. लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी. सिमिलरली, इफ देयर इज एम्पल फूड इन द मार्केट बट पीपल विद ह्यूज अमाउंट, लोगों के पास भी बहुत पैसा है, मार्केट में भी फूड प्रोडक्ट है, लोगों के पास भी पैसा है, लेकिन अगर वो छोटी छोटी मार्केट में, मार्ट में, मॉल्स में, शॉप्स पे नहीं पहुंच रहा है, तो अगेन लोग उसको कैसे खरीदेंगे. तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि इन तीनों ही पॉइंट्स पे ध्यान दिया जाए ताकि लोगों तक इजीली फूड प्रोडक्ट पहुँचे और वो उनको खरीद सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है. ऑप्शन ए, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज मीन्ट फॉर इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन. जो व्हाइट रिवॉल्यूशन था ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए था. ब्लू रिवॉल्यूशन इज मीन्ट फॉर इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन. ऑप्शन सी, increasing food production without compromising with environmental quality is called as sustainable agriculture. प्रकृति के साथ, इन्वायरमेंट के साथ में किसी भी छेड़छाड़ किए बिना जो फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है उसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं. और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव. इनमें से कोई भी सही नहीं है. नन ऑफ दी अबव यहाँ पे मतलब हुआ कि इनमें से कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, तीनों ही सही स्टेटमेंट है. तो करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यही हो जाता है कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे ही ऑप्शन सही हैं. वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए था, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन के लिए था, और अगर हम इन्वायरमेंट से छेड़छाड़ किए बिना फूड प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो उसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी बोलते हैं. White Revolution or Operation Flood was started by Sir Verghese Kurian. It has created a milk grid which connected milk producers throughout the India. ऐसा रिवॉल्यूशन था कि पूरी इंडिया में जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स थे वो सारे कनेक्ट हुए. With consumers over 700 cities and towns, लगभग 700 cities और टाउन के लोग भी कनेक्ट हुए. It helped the dairy farmers to have control of the resources created by them, reducing the regional and seasonal price variations and other malpractices like middlemen. White Revolution's main objective was increase the milk production, increase in rural income and fair price for the consumers. Next is Blue Revolution means रिमार्केबल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड मैरीन प्रोडक्ट. ये सिर्फ और सिर्फ फिश के लिए नहीं है. अगर कहीं क्वेश्चन बन के आ जाता है कि ब्लू रिवॉल्यूशन सिर्फ फिश के लिए था या सारे ही मैरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए था, तो आपके पास में सिर्फ फिश वाला ऑप्शन चुनने का कोई भी रीज़न नहीं होना चाहिए. आप चूज करेंगे कि सारे ही मैरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मच वुमेन कैंडिडेट्स आर नेसेसरी इन कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी. जो FSSAI है, जो हमारा फूड अथॉरिटी है, इसमें कितने वुमेन कैंडिडेट होने चाहिए. जो टीम है उस टीम में कितने वुमेन और कितने मेन होने चाहिए. पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आउट ऑफ 22 members 3 shall be women. Out of 22 members 2 shall be women. Out of 22 members 1/3 shall be women. And out of 22 members 1/4 shall be women. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आउट ऑफ 22 members 1/3 shall be women.
1/3 जो कैंडिडेट हैं वो वुमेन होना चाहिए। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि आपसे अगर कोई पूछे FSSAI जो फूड अथॉरिटी है, इसके जो कंपोजिशन होता है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो टोटल 22 मेंबर्स होते हैं FSSAI अथॉरिटी में। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी referral food laboratories are there in FSSAI? FSSAI में रेफरल फूड लेबोरेटरीज कितनी हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 36 एंड ऑप्शन डी इज 39। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4। रेफरल फूड लेबोरेटरीज 4 हैं। And earlier in PFA, referral food laboratories was called as central food laboratories। पहले इनको central food laboratories के नाम से भी जाना जाता था। Next question, question number 6, how much time it will take to get FSSAI license once all the documentation and fees paying is done? कितना टाइम लगता है FSSAI का लाइसेंस पाने में, जबकि फीस पेमेंट और डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ हो गया है उसके बाद में? ऑप्शंस हैं विद इन 30 डेज, विद इन 60 डेज, विद इन 80 डेज, विद इन 10 डेज। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विद इन 60 डेज। 60 दिन के अंदर अंदर आपको FSSAI का लाइसेंस चाहिए होता है। बेसिक FSSAI लाइसेंस कैन बी इश्यूड इन 7 to 10 डेज। अगर बेसिक है तो 7 से 10 दिन में मिल जाता है, बट अ स्टेट एंड सेंट्रल लाइसेंस कैन टेक अ टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज एंड मोर देन 30 डेज। Procedure for obtaining FSSAI registration is online. Anyone can apply who want to apply. And one second. Yes, procedure is online. Okay, it is working now. So coming to our next point, like FBOs can obtain FSSAI registration online by filling and submitting the FSSAI registration form. The FSSAI registration form must be accompanied by the required documents. The documents must be uploaded online on the portal. So coming to our next question, question number 7. In which format license is issued? जो लाइसेंस होता है FSSAI का वो किस फॉर्मेट में इशू किया जाता है? ऑप्शन ए फॉर्मेट ए, ऑप्शन बी फॉर्मेट बी, ऑप्शन सी फॉर्मेट सी एंड ऑप्शन डी इज फॉर्मेट डी। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फॉर्मेट सी। फॉर्मेट सी के फॉर्मेट में लाइसेंस को इशू किया जाता है। अब ये फॉर्मेट सी क्या है? जो फॉर्मेट सी है इट कम्स अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द FSSAI रेगुलेशन। तो शेड्यूल 2 है तो फॉर्मेट ड्राइविंग लाइसेंस नंबर का क्या होना चाहिए? जब ये इसका फॉर्मेट का लाइसेंस है, आप सभी ने देखा होगा 7 डिजिट से होते हैं, लेकिन यहाँ शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग फॉर्मेट सी में होता है, डिफरेंट होता है उस लाइसेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। The aim behind FSSAI establishment was, FSSAI के एस्टैब्लिशमेंट क्या था? एस्टैब्लिशमेंट का रीज़न क्या था? इसके पीछे क्या कारण था कि इसको बनाया गया? ऑप्शन ए है टू एस्टैब्लिश अ सिंगल रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। जितने भी मैटर्स थे, जितने भी
चीज़ें, जितने भी केसेस हो रहे थे फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड से रिलेटेड, उन सब के लिए एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट बनाना। ऑप्शन बी, टू मूव फ्रॉम मल्टी लेवल मल्टी डिपार्टमेंटल कंट्रोल टू अ सिंगल लाइन ऑफ कमांड। एक मल्टी लेवल, एक मल्टी डिपार्टमेंटल कंट्रोल छोड़ के एक सिंगल लाइन ऑफ कमांड देने के लिए FSSAI का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ऑप्शन सी, टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट स्ट्यूटरी अथॉरिटी, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट करना, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सभी बिल्कुल सही हैं। यही एम था FSSAI को एस्टैब्लिश करने के पीछे। FSSAI has been created for laying down science-based standard for articles of food and to regulate manufacture, storage, etc. The chairperson and chief executive officer of Food Safety and Standards Authority of India have already been appointed by Government of India. The chairperson is in the rank of secretary to Government of India. जो इसका chairperson होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर अथॉरिटी का, वो एक secretary रैंक का पर्सन होता है जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। Food Safety and Standards Authority of India and state food authorities are jointly responsible for implementation and enforcement of FSSAI 2006। इसके establishment के लिए स्टेट और सेंट्रल लेवल पे सारे ही जितनी अथॉरिटीज़ थी वो रिस्पॉन्सिबल थी और ज्वाइंटली इसका establishment किया गया था। If you want to read the details of FSSAI establishment, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं जो FSS एक्ट 2006 का सेक्शन 29 है, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि अच्छा पॉइंट है और इससे क्वेश्चंस आए भी हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इस टॉपिक के लेने के लिए सेक्शन 29 पे आप लोग फोकस करिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर द पिलर्स ऑफ गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के पिलर्स क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए, इकोनॉमिक वायबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। ऑप्शन बी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, food safety and quality. Option C, social acceptability, food safety and quality. And option D is economic viability, environmental sustainability. तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, दैट इज इकोनॉमिक वायबिलिटी, environmental sustainability, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी एंड फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, ये गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के पिलर्स हैं। एक अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। These are the plastids that contain fat soluble materials, many more things that can be produced by good agricultural practices. So for these you must have economic viability, environment safety security is must, so you must have environmental sustainability, things must be like that are socially acceptable, and food must be safe, and it must have quality. Question number 10, food laws are classified into, फूड लॉज को क्लासीफाई किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स एंड वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन बी, प्रिवेंटिव स्टैंडर्ड्स एंड हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन सी, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। एंड ऑप्शन डी,
जनरल स्टैंडर्ड्स एंड पोटेंशियल स्टैंडर्ड्स। अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स एंड वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स। व्हाट आर दीज वॉलंटरी एंड मैंडेटरी स्टैंडर्ड? वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, वॉलंटरी स्टैंडर्ड और वॉलंटरी कंसेंसस सेफ्टी स्टैंडर्ड, इट इज आल्सो नोन एज नॉन गवर्नमेंट कंसेंसस स्टैंडर्ड। इसका दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखें आप लोग। इज अ सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये एक सेफ्टी स्टैंडर्ड है फॉर कंज्यूमर्स, फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर्स के जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए, that establishes consumer product safety practices recommended to be followed by product manufacturers, distributors and sellers। जो वॉलेंट्री स्टैंडर्ड्स में आते हैं वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की सेफ्टी को रेगुलेट करते हैं ताकि उस सेफ्टी को फॉलो किया जाए। जो वहाँ मैन्युफैक्चरर है, जो उस चीज़ को बना रहा है, जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और जो उसको सेल कर रहा है, सारी जगहों पे सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वॉलेंट्री स्टैंडर्ड्स? इनमें से कौन सा वॉलेंट्री स्टैंडर्ड है? ऑप्शन नंबर ए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। ऑप्शन नंबर बी इज Essential Commodities Act 1955. Option number C is the Insecticides Act 1968 and option number D is Codex Alimentarius Standards। अगर हम बात करें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की तो वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टैंडर्ड्स। ये वॉल्यूंटरी स्टैंडर्ड्स में आता है। क्या है कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टैंडर्ड्स? इट इज़ अ लैटिन मीन्स फॉर फूड कोड। फूड कोड के लिए एक लैटिन मीनिंग है। दिस कोडेक्स स्टैंडर्ड्स आर इंटरनेशनल फूड टैक्स लाइक स्टैंडर्ड्स, कोड ऑफ प्रैक्टिस, codes of hygienic practice, guidelines and many other recommendations established to protect the health of consumers and to ensure fair practice in the food trade. The fundamental objective of the Codex Alimentarius Commission is to establish sound internationally agreed guidelines for national food control system based on the criteria of consumer health protection and fair practices in trade and taking into account the needs and special concerns of all countries। ये इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को वर्क करता है, चीज़ों पे, और फूड की सेफ्टी को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स? इनमें से कौन सा मैंडेटरी स्टैंडर्ड में आता है? ऑप्शन ए, कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टैंडर्ड्स। अब आप यहाँ से अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना हो तो बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए अभी आपने वॉल्यूंटरी स्टैंडर्ड पढ़ा, उसमें आपने देखा कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टैंडर्ड्स आता है, तो अब ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला। ऑप्शन बी इज BIS standards and specifications. Option C, Consumer Protection Act 1986 and option D is Food Safety and Standards Act 2006। इनमें से मैंडेटरी स्टैंडर्ड कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। मतलब क्या होता है मैंडेटरी स्टैंडर्ड का? अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आया था, जो हमने किया पिछला क्वेश्चन, उसमें मैंने वहाँ पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन डाला हुआ था, तो मैंने सोचा साथ में बता देती हूँ। मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स मीन्स दोज स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस फॉर प्रोग्राम्स as defined by the board which must be maintained
in 100% compliance at all times. Mandatory standards means standards that the council wish to make compulsory and which must be achieved for approval. ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको काउंसिल कंपलसरी बनाती है और इनको अप्रूवल के लिए अचीव किया ही जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, information standards may cover ingredients labeling for cosmetics, labeling for tobacco products, or care labeling for clothing and textiles. Mandatory and safety standards specify minimum requirements that products must meet before they are supplied to the public. ये ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में पब्लिक तक सप्लाई करने से पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को रेगुलेट करते हैं. They are introduced when considered reasonably necessary to prevent or reduce the risk of any kind of health issue. ये तब वहाँ पे लागू किए जाते हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है कि लगता है हेल्थ इशू क्रिएट हो सकता है या किसी इंजरी का या कोई भी इस तरीके का रिस्क रहता है, तो उस केस में मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स को लागू किया जाता है. सो थैंक यू एवरीवन. फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन पे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any help or query, feel free to contact on our helpline number. So thank you very much everyone.